हेलो एस्पिरेंट्स, इजी मेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हम लोग टॉपिक भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में दो नए प्रकार के ईंधनों के संदर्भ। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम एक 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है। अभी हम लोग इसके संदर्भ में डिटेल में चर्चा करेंगे। दो नए तरीके के ईंधन, भारत की जो विशिष्ट स्थिति है, जो हमारी विशिष्ट आवश्यकता है, उसके हिसाब से दो नए तरीके के ईंधनों की रचना की गई है। उसमें से पहले का नाम HALEU और दूसरे का नाम ANEEL है। इजी मेंटर, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आपको अलग अलग डिसिप्लिन से परिचित करवाने का काम है। तो संजय ठाकुर सर हैं, जावेद सर हैं, अंशुमान सर हैं, आलम सर हैं और मैं विजय पांडे। मैं आपको जनरल साइंस, टेक्नोलॉजी और इससे जो रिलेटेड जो डिसिप्लिन है उनके संदर्भ में हम लोग आपस में चर्चा करें। तो आज का टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में दो नए प्रकार के ईंधनों की संरचना की। एक हाई एसए लो एनरिच्ड यूरेनियम ईंधन है, दूसरा एक एडवांस न्यूक्लियर फ्यूल है जिसको भारतीय परमाणु वैज्ञानिक अनिल काकोडकर के नाम के आधार पर अनिल उसका नाम। तो ये दो नए तरीके की ईंधनों की क्या जरूरत है? देखिए, इससे पहले कि हम लोग भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में दो नए प्रकार के ईंधनों के रेलेवेंस की चर्चा करें, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम क्या है, इसके 3 स्टेजेस क्या है, हमारे लिए क्यों जरूरी है, नई बदलती हुई परिस्थितियों में नए तरीके के ईंधन की क्या, जब जब पहले से प्लान था कि भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 3 स्टेज कार्यक्रम होगा और उसके लिए अलग अलग तरीके की फ्यूल भी पहले से फैब्रिकेटेड थे, डिजाइन थे, पहले से मालूम था कि किस चरण में किस तरीके की ईंधन की जरूरत महसूस हो। ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि उन चरणों के अतिरिक्त नए तरीके की ईंधनों की जरूरत पड़ गई? तो दो विशेष कारण, एक तो हमारे अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से ही संबंधित है और एक जो बदलती हुई जो ग्लोबल परिस्थितियां हैं, जो वैश्विक परिस्थितियां बदल रही हैं, जिसमें COP26 के संदर्भ में भारतीय प्रधानमंत्री ने उस पर हस्ताक्षर किया था डॉक्यूमेंट पर, और हमने प्रण किया है कि 2070 तक नेट कार्बन जो है जीरो एमिशन पर हम पहुंचा। तो ये जो नई बदलती हुई परिस्थितियां हैं, इसमें दो नए तरीके के फ्यूल्स की आवश्यकता महसूस की गई। आज की हम लोग चर्चा ही रहेगी, लेकिन इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, जो विशेष परिस्थितियां हैं उनके संदर्भ में चर्चा की आवश्यकता है। तो भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम एक 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है, यानी शुरू से ही जब डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत के परमाणु संसाधनों का असेसमेंट पहले किया, उन्होंने देखा कि भारतीय परमाणु संसाधन कौन कौन से हैं जिनको हम भविष्य में यूज कर सकते हैं। उसके आधार पर उन्होंने नए तरीके के फ्यूल प्रोग्राम के बारे में रचना की। भारत देश दुनिया के ऐसे चुनिंदा देशों में शामिल है जहां न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम का एक इतना डिटेल्ड हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट है, एक डिजाइन है, और हम लगातार उसी डिजाइन पर चलते हुए, उसी प्लान पर चलते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा was not only a nuclear scientist, he was a visionary। उन्होंने देखा कि भारत को यदि परमाणु ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा का निर्माण करना है तो ऐसे में उसे अपने न्यूक्लियर संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल करना होगा। सीमाएं क्या है? भारत यूरेनियम का एक बड़ा उत्पादक नहीं है, आप जानते हैं कि भारत में यूरेनियम रिसोर्स बहुत कम है। और अगर हम वर्ल्ड कंटेक्स्ट से भारत के न्यूक्लियर फ्यूल की अगर हम तुलना करें तो भारत के पास न्यूक्लियर यूरेनियम के जो वैश्विक भंडार है उसका कुल 1 से 2% के बीच में ही हमारे पास मौजूद है। यानी अगर हम लंबे समय तक परमाणु ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा का उत्पादन करना चाहें तो हमें यूरेनियम के इंपोर्ट पर जरूर ध्यान देना होगा, फोकस करना होगा। और आपको मालूम है कि 1974 में जब हमने परमाणु परीक्षण किया था तो भारत का न्यूक्लियर आइसोलेशन हो गया था, यानी दुनिया के विभिन्न देशों ने भारत के साथ परमाणु विज्ञान के ऊपर समझौते करने, उसके ऊपर साथ साथ काम करने से इनकार कर दिया था। सैंक्शंस लग गए थे। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों ने भारत को यूरेनियम आपूर्ति करने से मना कर दिया था। भारत एनएसजी और एनपीटी का हस्ताक्षर करता नहीं था, जो न्यूक्लियर सप्लायर गुड है उसका तब हस्ताक्षर करता नहीं था, और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को भारत ने डिनाई किया था। भारत ने कहा था भेदभावपूर्ण है। तो ऐसी स्थिति में भारत के पास यूरेनियम भंडार बहुत सीमित है, और जैसा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने पहले कहा, विजनरी थे।
डॉक्टर भाभा ये समझ सकते थे कि परमाणु संसाधनों को लेकर के हमारा देश कभी ब्लैकमेल हो सकता है। तो उनकी ब्रिलियंस अगर आप देखें कि वो कितने ब्रिलियंट थे, कितने मैनिपुलेटर थे, कितनी आसानी से चीजों को समझ सकते थे, तो हम देखेंगे कि डॉक्टर भाभा ने ये देखा कि भारत के पास ग्लोबल यूरेनियम रिजर्व का कुल 2% ही है, जहां थोरियम का भंडार भारत के पास बहुत ज्यादा है। और पूरी दुनिया में जो थोरियम भंडार भारत के पास है उसका 25 to 33% हमारे पास है, यानी पूरी दुनिया में जितना भी थोरियम उपलब्ध है उसका 25 से 33% हमारे देश के पास। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अगर हमारे पास एक भंडार सीमित है और एक बहुत ज्यादा है, तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि हमारे पास असीमित है, जो बहुत बड़ी मात्रा में है, पहले उनका दोहन करें। लेकिन थोरियम का दोहन सीधे नहीं किया जा सकता। जहां यूरेनियम 235 सीधे विखंडनीय है, थोरियम सीधे सीधे विखंडनीय नहीं है। थोरियम को विखंडनीय बनाने के लिए उसका ट्रांसम्यूटेशन करना पड़ता है, उसमें परिवर्तन करना पड़ता है, और थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करना पड़ता है। डॉक्टर भाभा इस चीज को समझ सकते थे और उन्होंने तब योजना ये बनाई कि आगे चल करके हमारे जो 3 स्टेज प्रोग्राम होंगे उसमें हम थोरियम को क्रमशः यूरेनियम में बदल करके और फिर इसका उपयोग करेंगे। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी दोस्तों आपको समझ में आ गई। हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ये है कि हम अपने थोरियम के विशाल भंडारों को यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, और उसी के लिए एक डिटेल प्लान प्रोग्राम बनाया गया। अभी हम लोगों ने उसके बारे में बात किया कि जो प्लान प्रोग्राम हम लोगों का है उसमें थोरियम को यूरेनियम बदल करके यूज करना है। तो भारत का 3 स्टेज प्रोग्राम क्या है? भारत का जो 3 स्टेज प्रोग्राम है उसमें पहला जो स्टेज है हमारा, उसमें जो हमारी पहली स्टेज है उस स्टेज को हम PHWR रिएक्टर की स्टेज कहते हैं, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर टाइप रिएक्टर की स्टेज कहते हैं। तो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर टाइप रिएक्टर क्या है? ये एक विशेष प्रकार का रिएक्टर है। इस रिएक्टर में हम यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, नेचुरल यूरेनियम का प्रयोग, प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, और प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग करते हुए हम ऊर्जा उत्पादन करते हैं। इस दौरान क्या होता है दोस्तों? प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स, 3 समस्थानिक, आप में से ज्यादातर लोग इस चीज को जानते होंगे, लेकिन ऐसे बच्चे जो इस चीज को नहीं जानते हैं, पहले आइए हम लोग एक स्लाइड आगे कवर कर लें और फिर हम लोग पीछे लौट करके आते हैं और फिर इसको देखते हैं। देखिए, प्राकृतिक यूरेनियम तीन तरीके का होता है, जैसे यहाँ स्लाइड पर लिखा हुआ नेचुरल यूरेनियम में 3 यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। एक यूरेनियम 234 है। यूरेनियम के तीनों आइसोटोप्स में इसकी मात्रा सबसे कम है। ये पूरे यूरेनियम आइसोटोप में केवल 0.005% की उपलब्धता पर मौजूद है। दूसरा यूरेनियम 235 है, जो कि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही हमारा फिसाइल मटेरियल जब भी हम दोस्त कहें तो इसका मतलब होगा विखंडनीय सामग्री, यानी इससे आप ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। और यूरेनियम के आइसोटोप में सबसे ज्यादा मात्रा में यूरेनियम 238 होता है, 99.280%। ये बहुत ज्यादा होता है। 99% से ज्यादा तो यूरेनियम 238 है, जो आपके काम का है, जो फिसाइल मटेरियल है, जो विखंडित होकर के ऊर्जा देगा, वो 0.715%, यानी 1% भी नहीं। अब सोचो, पूरी दुनिया के यूरेनियम के 2% भंडार और उसका भी 0.715%, यानी लेस देन 1%। यूरेनियम 235 है, आप में से जो लोगों ने गणित पढ़ी होगी, किसी भी चीज का 2% का 0.715%, आप समझ सकते हैं कितना स्क्रैच है, कितना कम। तो देखिए, जो विखंडनीय सामग्री होती है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में, वो केवल 3 तरीके की है। एक विखंडनीय सामग्री यूरेनियम 235 है, जो हमें प्राकृतिक यूरेनियम से मिल जाता है। दूसरा प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 233 है। ये विखंडनीय सामग्री यहां लिखी हुई है स्लाइड पर, अगर आप देखें तो ऊपर विखंडनीय सामग्री फिसाइल मटेरियल लिखा। इसमें दोस्तों यूरेनियम 235 ही हमें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। ठीक है, स्कैर्स है, बहुत कम है, लेकिन है तो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। बाकी 2 चीजों को हमको बढ़ाना पड़ता है। प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम के 3 समस्थानिक लिखे हैं, 234, 235, 238, यूरेनियम 233 तो लिखा ही नहीं हुआ है। अगर प्राकृतिक यूरेनियम 233 होता तो हम कहते कि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, लेकिन हमने आपसे कहा कि प्राकृतिक रूप से तो केवल यूरेनियम 235 ही हमको उपलब्ध है।
यूरेनियम 233 हमको बनाना है, और प्लूटोनियम 239, हालांकि प्लूटोनियम आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल का एक एस्टेब्लिश्ड एलिमेंट, स्टिल विश्व में प्लूटोनियम 239 खदानों से नहीं मिलता। यानी यूरेनियम की खदान तो आपने पढ़ी होगी, आपने जो लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे, ओर्स पढ़े होंगे, मिनरल्स पढ़े होंगे, वो यूरेनियम के खदानों के बारे में तो पढ़ते होंगे, प्लूटोनियम खदानों के बारे में पढ़ते नहीं होंगे, क्योंकि प्लूटोनियम प्राकृतिक रूप से उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है कि आप खदान बना सकें। कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से हमको यूरेनियम 233 को ट्रांसम्यूटेट करना पड़ता है, तत्वांतरण करके प्राप्त करते हैं, उसी तरीके से प्लूटोनियम 239 के साथ भी यही बात होती है। यानी प्लूटोनियम 239 हालांकि पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है, लेकिन क्योंकि इसकी नेचुरल एग्जिस्टेंस बहुत लो है, इसलिए इसको भी हमको प्राप्त किया। तो कहां से प्राप्त करेंगे? तो देखिए ऐसा है कि जब हम प्राप्ति पर आते हैं, तो जिस तरीके से फिसाइल मटेरियल होता है, विखंडनीय सामग्री होती है, उसी तरीके से एक और पदार्थ भी होता है, इसको फर्टाइल मटेरियल या ब्रीडिंग मटेरियल कहते हैं। फिसाइल मटेरियल विखंडनीय सामग्री, फर्टाइल मटेरियल ब्रीडिंग मटेरियल, यानी जिससे हम विखंडनीय सामग्रियों को बनाएं। तो यहां देखिए थोरियम 232 लिखा हूं। थोरियम 232 का प्रयोग करते हुए, थोरियम 232 का प्रयोग करते हुए हम यूरेनियम 233 का निर्माण करते हैं। और यूरेनियम 238 जो प्राकृतिक यूरेनियम का एक बहुत बड़ा भाग है, इसको हम प्लूटोनियम 239 में बदल देते हैं। तो आप में से अब आप लोग समझ में आ गया, जब प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा तो बहुत कम है, जैसा अभी इन लोगों ने बात किया कि कुल 0.715%। तो जब हम यूरेनियम की मात्रा को बढ़ाने का काम करते हैं, यानी हम चाहते हैं कि यूरेनियम की मात्रा बढ़ जाए, तो इसको हम एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का संवर्धन। प्राकृतिक यूरेनियम में रासायनिक विधियों का प्रयोग करते हुए जब हम यूरेनियम 235 की मात्रा को परसेंटाइल बेसिस पर बढ़ाते हैं, तो हम कहते हैं इट इज एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। एनरिच्ड यूरेनियम दो तरीके का होता है, एक लो एनरिच्ड यूरेनियम होता है, एक लो एनरिच्ड यूरेनियम है, और दूसरा हाई एनरिच्ड यूरेनियम। क्या अंतर होता है? अगर यूरेनियम 235 की मात्रा हम 0.715% से बढ़ा करके 2 से 5% के बीच में कर दें, तो 2 से लेकर के 20% के बीच में कर दें, तो ये लो एनरिच्ड यूरेनियम। और बियॉन्ड 20% जब हम जाते हैं, तो वो हाई एनरिच्ड यूरेनियम हो जाता है। यानी अप टू 20% सांद्रता वाले यूरेनियम को हम लो एनरिच्ड यूरेनियम कहते हैं, और मोर देन 20% जो एनरिच्ड यूरेनियम होता है, इसको हम हाई एनरिच्ड यूरेनियम कहते हैं। लो एनरिच्ड यूरेनियम में यूजली क्या होता है, परमाणु रिएक्टर में हम 2 से 5% कंसंट्रेशन वाले यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। लेकिन जिस नए फ्यूल की हमने बात की आपसे, हाई ऐसे लो एनरिच्ड यूरेनियम, यानी उच्च मात्रा वाला निम्न संबंधित यूरेनियम जब हम बात करते हैं, तो वहां पर जो रेंज होती है वो 5% से लेकर के 20% के बीच में होती है। तो ये यूरेनियम की सांद्रता यानी विभिन्न प्रकार की यूरेनियम है, लो एनरिच्ड यूरेनियम है, लो एनरिच्ड यूरेनियम में परंपरागत रूप से हम 2 से 5% सांद्रता वाले यूरेनियम को यूज करते हैं परमाणु ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा का निर्माण। नंबर 2, 5% से ज्यादा वाले यूरेनियम का प्रयोग हम न्यूक्लियर सबमरीन को पावर करने के लिए करते हैं। लेकिन नए तरीके की ईंधन की जब विरचना की गई, उसकी संरचना की गई, उसका निर्माण किया गया, तो हम 5 से 20% तक के यूरेनियम को भी पावर प्रोडक्शन के अंदर लेकर के आना चाहते हैं, और इसी नए तरीके की ईंधन का नाम HALEU रखा गया है, जैसा मैंने भी आपको इंडिकेट किया था। तो हाई से लो एनरिच्ड यूरेनियम, इसका नाम इस तरीके से होता है। आइए अब ये देखा जाए कि भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जो 3 चरण है वो है। तो हमने आपसे पहले भी कहा था कि भाई जो भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जो तीन चरण है, इसमें जो फर्स्ट स्टेज है, जो पहला स्टेज है, वो प्राकृतिक यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम की यूज पर निर्भर करता है। प्राकृतिक यूरेनियम में हमने आपसे पहले कहा यूरेनियम के 3 समस्थानिक 3 आइसोटोप होते हैं, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। फर्स्ट स्टेज में यूरेनियम 235 विखंडित हो जाता है और हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी इससे हमको एनर्जी मिलती है।
और यूरेनियम 238 जो है ये विखंडित हो जाता है और परिवर्तित हो जाता है, ट्रांसम्यूटेट हो जाता है और ये प्लूटोनियम 239 में बदल जाता है। देखिए हमने आपसे पहले कहा था, हालांकि प्लूटोनियम पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है, लेकिन प्राकृतिक रूप से इसकी मात्रा बहुत स्कैर्स है, नहीं मिलता, तो हमको इसकी ज्यादातर मात्रा को कन्वर्जन से लेना होता है। यूरेनियम 238 जो नेचुरल यूरेनियम में 99% से ज्यादा है, अगर हमको प्लूटोनियम 239 में बदल सके और हम ऐसा करते हैं तो हमारे लंबे समय की ऊर्जा आवश्यकता पूरी। तो फर्स्ट स्टेज में हम PHWR रिएक्टर्स को यूज करते हैं दोस्तों, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर टाइप रिएक्टर को यूज करते हैं। और ये इस तरीके के जो रिएक्टर होते हैं वो यूरेनियम 235 को विखंडित करते हैं और यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में बदलते हैं। आइए पीछे वाली स्लाइड पर लौटा जाए जहां हम लोगों ने बात किया था कि तीन तरीके के प्रोग्राम होते हैं या तीन तरीके की स्टेज होती है। देखिए सॉरी, फर्स्ट स्टेज में प्रेशराइज्ड हेवी वाटर टाइप रिएक्टर PHWR यूज करते हैं। सेकंड स्टेज होती है इसमें हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूज करते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होते हैं? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ऐसे रिएक्टर होते हैं जो प्लूटोनियम से एनर्जी। फर्स्ट स्टेज में हमने क्या किया था? फर्स्ट स्टेज में हमने आपसे कहा था कि भाई फर्स्ट स्टेज में तो हम केवल एक काम करेंगे कि यूरेनियम 235 से एनर्जी लेंगे और यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में बदल देंगे। जिस प्लूटोनियम 239 को आपने फर्स्ट स्टेज से प्रोक्योर किया, प्राप्त किया था, उसको सेकंड स्टेज में FBR रिएक्टर के अंदर हम डालेंगे, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में डालेंगे और उससे एनर्जी उत्पन्न कर लेंगे। तो हमारे लिए सेकंड स्टेज इसीलिए जरूरी है। अच्छा, ये जो सेकंड स्टेज रिएक्टर है इसमें भी हम लोगों ने बात किया कि इसमें हम प्लूटोनियम 239 से एनर्जी प्राप्त, सही है। जैसे पहले स्टेज में हमारा ईंधन क्या था? नेचुरल यूरेनियम था। सेकंड स्टेज में हमारा ईंधन होता है प्लूटोनियम 239 प्लस यूरेनियम 238। प्लूटोनियम 239 से हमें एनर्जी मिल जाती है क्योंकि सेकंड स्टेज का रिएक्टर एक ब्रीडर रिएक्टर है। ब्रीडर रिएक्टर ऐसे रिएक्टर होते हैं जो जितने ईंधन का दहन नहीं करते हैं उससे ज्यादा ईंधन आपको दे देते हैं। कहने का मतलब है कि एक ऐसा चूल्हा हो कि अगर 1 किलो लकड़ी जलाए तो राख की जगह 1.5 किलो लकड़ी देते, तो फिर ऐसा चूल्हा तो ईंधन प्रोड्यूस कर रहा है, यूज नहीं कर रहा है। यहाँ यही होता है दोस्तों। तकनीकी रूप से जितनी देर में ये रिएक्टर प्लूटोनियम 239 का 1 किलोग्राम विखंडित करता है, उतनी ही देर में ये रिएक्टर यूरेनियम 238 के 1.2 किलोग्राम मात्रा को यूरेनियम प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट करता है। यानी जब हम रिएक्टर में ईंधन मिश्र डालते हैं तो प्लूटोनियम 239 टूटता रहता है, एनर्जी देता रहता है, और उधर पीछे पीछे यूरेनियम 238 प्लूटोनियम 239 बदलता भी रहता है। यानी रिएक्टर के अंदर हम यूरेनियम 238 प्लूटोनियम 239 मिश्रित ईंधन का यूज करते हैं। ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड ईंधन है जो बहुत ही एफिशिएंट है, क्योंकि भारतीय जो 3 स्टेज का जो प्रोग्राम है वो एक दूसरे से लिंक है। पहले स्टेज का हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हुए सेकंड स्टेज के ईंधन को प्रोड्यूस करते हैं। पहले ईंधन में यूरेनियम 235 ईंधन था, अगली स्टेज के लिए हमने प्लूटोनियम 239 वहीं से लिया। सेकंड स्टेज में प्लूटोनियम 239 हमारा ईंधन है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हुए साथ साथ यूरेनियम 238 को ये प्लूटोनियम में भी बदल रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक अद्भुत काम किया। पूरी दुनिया में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यूरेनियम 238 प्लूटोनियम 239 ईंधन ही यूज होता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक अद्भुत काम किया। यूरेनियम 238 प्लूटोनियम 239 के साथ साथ भारतीय वैज्ञानिकों ने ईंधन के रूप में इसमें थोरियम 232 का मिश्रण भी डाल दिया। यानी ईंधन के 3 कंपोनेंट हो गए, यूरेनियम 238 प्लूटोनियम 239 सोडियम 232। प्लूटोनियम 239 टूट टूट करके हमें एनर्जी देता है, यूरेनियम 238 प्लूटोनियम 239 में बदल जाता है। इधर थोरियम 232 गेट्स चेंज इनटू यूरेनियम 233, ये यूरेनियम 233 में बदल जाता है, जो तीसरे चरण का हमारा ईंधन। तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। उन्होंने क्या रचना की? उनकी व्यू रचना ये थी कि क्योंकि हमारे पास प्राकृतिक यूरेनियम के भंडार सीमित है, इसलिए लंबे समय में थोरियम को ईंधन की तरीके से यूज करना सीखेंगे।
इसीलिए हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज केंद्रीय है। हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सेकेंड और थर्ड स्टेज को यूटिलाइज कर सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तकनीकी कारणों से अभी दूसरे और तीसरे चरण पर काम चल रहा है। दूसरे चरण पर हमारा रिएक्टर एक टेस्ट रिएक्टर था, बहुत लंबे समय से हमने उस पर टेस्ट किए। प्रोटोटाइप रिएक्टर सेकेंड स्टेज का बन चुका है दोस्तों, और ये जो प्रोटोटाइप रिएक्टर इस तरीके का बना है, उसकी खास बात क्या है कि उसमें ईंधन लोड किया जा चुका है। देखिए, थर्ड स्टेज में एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर है जो थोरियम 232 और यूरेनियम 233 का प्रयोग करे ईंधन के लिए। यहां पर एक शीट लगी हुई है जिसमें इन्हीं तीनों चरणों को एक, अब कह सकते हैं, एक फिगरेटिव रूप में प्रेजेंट किया गया। रिएक्टर का नाम क्या है? PHWR। क्या यूज करेगा? ये यूरेनियम 238 नेचुरल यूरेनियम यूज करेगा, और इससे हमको जो है प्लूटोनियम मिल जाएगा। सेकेंड स्टेज में यही प्लूटोनियम यूज करेंगे। देखिए साथ में थोरियम लिखा हुआ, थोरियम से हमको यूरेनियम 233 मिल जाएगा, और यही यूरेनियम 233 अगले चरण में हमारा यूज। तो भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जो तीन जो स्टेजेस हैं, उसमें हमें क्रमशः एक एक करके अलग अलग ईंधनों का यूज करना। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि हम अपने लक्ष्य में पिछड़ गए। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने तो ये योजना बनाई थी कि हमारे वैज्ञानिक क्रमशः एक के बाद एक रिएक्टर्स बनाते जाएंगे, लेकिन क्योंकि कुछ तकनीकी कारण, देखिए भारत के साथ हमने आपसे कहा कि 1994 से लेकर के 1974 से लेकर के भारत एक न्यूक्लियर आइसोलेशन, पूरी दुनिया के देशों ने, क्योंकि भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, भारत का न्यूक्लियर बैकआउट कर रखा था, भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। 74 से लेकर के जब तक परमाणु ऊर्जा संधि अमेरिका के साथ नहीं हुई, 2008 तक लमसम हम न्यूक्लियर आइसोलेशन में है। और क्योंकि कोई सहयोग नहीं था, इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने स्वदेशी रूप से प्रयास करते हुए विभिन्न प्रकार के रिएक्टर्स का निर्माण किया। तो तकनीकी बाधाएं तो आएंगी, पूरी दुनिया एक साथ मिलजुल करके काम कर रही है, भारत के वैज्ञानिक अकेले काम कर रहे हैं, ये तो उनकी क्षमता है कि हमने तीनों तरीके के रिएक्टर स्वदेशी रूप से निर्मित, लेकिन समय, इसके कारण हम अपने लक्ष्य में पिछड़ते चले। जबकि हमने आपसे क्या कहा, प्लान पॉलिसी हमारी ये थी कि हम लंबे समय में थोरियम 232 यूरेनियम 233 का उपयोग करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं। तो हमने कहा कि दो तरीके की स्थितियों के कारण जो बदलता है वो विश्व है, उसमें दो डायनेमिक स्थितियां ऐसी आई कि हमें नए तरीके की ईंधनों की रचना करनी पड़ी, कूट रचना। तो पहली स्थिति हमारी खुद की अपनी तकनीकी दिक्कत थी कि समय रहते हम दूसरे और तीसरे स्टेज पर आने से। दोस्तों, भारत में 7 न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, भारत में 7 न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, यानी भारत में 7 जगह न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित हैं। इन 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में 25 न्यूक्लियर रिएक्टर काम, और इन 25 न्यूक्लियर रिएक्टर की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 8,880 मेगावाट। 25 के साथ साथ 11 नए रिएक्टर बन रहे हैं, भविष्य बन जाएंगे, 2030-32 तक बन जाएंगे, और इनकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 8,700 मेगावाट, यानी 8,800 मेगावाट, 8.8 गीगावाट जिसको आप कहते हैं, वो है एक्सिस्टिंग, और शीघ्र निकट भविष्य में 8,700 मेगावाट आपको और मिलेगा। कहने का मतलब है, लेकिन ये सारे के सारे रिएक्टर फर्स्ट स्टेज के, अगर हमने समय रहते सेकेंड और थर्ड स्टेज के रिएक्टर बना लिए होते, तो जैसा हमने आपसे कहा था, हम अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन विलंब हो चुका है, इसीलिए नए तरीके की ईंधन की जरूरत है। तो पहला भाग हमने आपसे बताया कि हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की हमारी अपनी सीमाएं क्या है, व्यवस्थाएं। उधर क्या हुआ कि जो है COP26 में भारतीय प्रधानमंत्री ने ये वचन दिया कि 2070 तक पहुंचते पहुंचते भारत में जो कार्बन उत्सर्जन है उसको हम नेट जीरो तक ले। COP26 में हमने 5 तरीके के प्रण किए, इनको पंचामृत कहते हैं। 3 इसके 5 पॉइंट यहाँ डिस्प्ले पर है, लेकिन इनमें से 3 ऐसे पॉइंट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट। पहला ये है कि 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फ्यूसल जो है फॉसिल फ्यूल एनर्जी को प्राप्त करना, यानी पहला लक्ष्य है कि 2025 चल रहा है, अगले 5 साल में हमको 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेबिलिटी पहुंचना है।
और 2030 तक भी हमारा ये लक्ष्य है कि हम जो हमारा एनर्जी मिक्स होगा उसका 50% भाग नॉन फॉसिल विधि से प्राप्त करें। 2070 तक हमको नेट कार्बन जीरो उत्सर्जन पर पहुंचना ही है। 2 पॉइंट और है कि 21 से 20 तक कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन कम कर देना है। जो कार्बन इंटेंसिटी है उसको अर्थव्यवस्था में 45% तक रिड्यूस कर देना है ओवर ए पीरियड ऑफ जो है 2000 टू 2005। ये जो नए तरीके के हमारे टारगेट है जिसमें कहा गया है कि आप नॉन फॉसिल विधि को प्राप्त करेंगे, इसको यूज करेंगे। ये COP26 भारतीय प्रधानमंत्री ने पंचामृत के नाम से अपनी नई स्ट्रेटजी दुनिया को दिखाई। यानी 2030 तक 50% नॉन फॉसिल विधि से हमको प्राप्त करना होगा। ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है, नहीं बहुत बड़ा नहीं। आप में से जो लोग करंट अफेयर्स को लगातार कवर कर रहे हैं, देखिए प्रहलाद जोशी है मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि भारतीय प्रधानमंत्री के निर्देश में कार्य करते हुए भारत में 2025 में ही यानी 5 साल पहले ही 50% नॉन फॉसिल फ्यूल को प्राप्त एनर्जी को प्राप्त। टोटल 484 गीगावाट इस समय भारत में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, उसमें से 242.8 गीगावाट यानी आधे से थोड़ा सा ज्यादा 50%, मोर देन 50% हम एनर्जी को प्राप्त। तो जैसा COP26 के लक्ष्य है, पहला लक्ष्य यही था कि नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी जो है कितना हो जाना चाहिए, वो 500 गीगावाट तक हो जाना चाहिए 2030 तक। 242 के आसपास हम हैं ही। 5 साल का समय है। जिस तरीके से विंड एनर्जी पर, सोलर एनर्जी पर, न्यूक्लियर एनर्जी पर काम चल रहा है, बहुत आसानी से इस 500 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त 2030 तक नॉन फ्यूसल एनर्जी, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी को 50% अचीव करना था। वी हैव अचीव्ड इट 2025 में, 5 साल पहले ही हमने इसको अचीव कर लिया। 2070 तक हमें पूरा विश्वास है, हो सकता है उससे पहले ही हमारा नेट कार्बन एमिशन जीरो। तो जो नए तरीके की परिस्थिति है इसमें कुछ और लक्ष्य जुड़े हुए। तो एक तो आपने देखा कि 2030 का हमारा कमिटमेंट COP26 से 2047 में हमको विकसित भारत की संकल्पना लिया। उस विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए हमको ह्यूज मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में विद्युतीय ऊर्जा की कैपेसिटी चाहिए। इस समय आपका पावर आउटपुट कितना है? इस समय आपका पावर आउटपुट 850 गीगावाट है। 2047 तक इसको 2100 गीगावाट पहुंचाना है। कहा 800, 850 और कहा 2100। 2047 तक 2025 चल रहा है, यानी अगले 22 साल में 3 गुना लगभग आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो जाएगी। चलो 2100 गीगावाट तो ले आएंगे, लेकिन वो थर्मल पावर या हाइड्रो पावर और इस तरीके की पावर का रेशियो कम है। 2100 गीगावाट में 1200 गीगावाट सोलर एनर्जी होनी चाहिए, 400 गीगावाट हम विंड पावर प्राप्त करें और 100 गीगावाट हमें न्यूक्लियर एनर्जी 2047 तक हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होनी चाहिए। दोस्तों 100 गीगावाट 2047 तक ऐसे रिएक्टर चाहिए जो 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो स्थायी है, यानी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी तो मौसम के ऊपर है ना। हवा नहीं चलेगी तो विंड एनर्जी नहीं बनेगी, बादल आ जाएंगे तो सोलर एनर्जी आउटपुट कम हो जाएगा। इंटरमिटेंसी, यहाँ पर ये नॉन इंटरमिटेंट, ये लगातार सतत रूप से आपको एक समान विद्युतीय ऊर्जा की आपूर्ति कर सकता है। 2047 तक 100 गीगावाट कैपेसिटी चाहिए और अभी आपके पास टोटल कितना गीगावाट है? 8.8। बहरहाल हमने आपसे कहा कि 8.8 स्टेब्लिश्ड है और 11 नए रिएक्टर बन रहे हैं जो 8.7 को और ऐड कर देंगे। तो अब न्यूक्लियर एनर्जी की बड़ी मात्रा में अगर हमको विद्युतीय ऊर्जा को न्यूक्लियर एनर्जी से प्राप्त करनी चाहिए तो हमारे पास 2 रास्ते। पहला, जो हमारे पास कन्वेंशनल रिएक्टर की हमने डिजाइन बनाई थी। कन्वेंशनल रिएक्टर कौन से रिएक्टर? वही जो 3 चरण वाले रिएक्टर हैं, उनको और ज्यादा तेजी से स्थापित किया जाए। और दूसरा मॉड्यूलर रिएक्टर के अप्रोच लेकर के आए। पिछला जो हमारा लेक्चर था वो मॉड्यूलर रिएक्टर पर था। दोस्तों आप में से ये सीक्वल लेक्चर है, इससे पहले एक लेक्चर और न्यूक्लियर एनर्जी पर है जहां हमने मॉड्यूलर रिएक्टर के कॉन्सेप्ट को आपको बताया। तो अगर हमको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है तो हमको कन्वेंशनल तो चाहिए, मॉड्यूलर रिएक्टर का अप्रोच भी लेकर के आना, क्योंकि परंपरागत रूप से अभी जो दूसरा चरण है उसमें ईंधन लोड किया जा रहा है। मार्च 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री ने जो है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को विजिट किया था, वहां गए थे। और मार्च 2025 में क्या हो रहा था कि उसमें PFBR में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में न्यूक्लियर ईंधन को लोड किया जा रहा था, यानी वही जो
यूरेनियम 238, प्लूटोनियम 239 मिश्रित ईंधन है जिसमें थोरियम भी रहेगा, उसको लोड किया जा रहा था। उम्मीद ये की जा रही है कि 2025 के अंत तक पहुंचते पहुंचते ये चरण काम करने लगे, लेकिन ये पहला रिएक्टर है और हमको बहुत तेजी से 100 गीगावाट की ऊर्जा चाहिए, और तभी मिल पाएगी दोस्तों जब हम थोरियम को जो है यूरेनियम 233 में बदल सकें। लेकिन अभी सेकंड स्टेज का पहला रिएक्टर लगा रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बहुत तेजी से सेकंड स्टेज के रिएक्टर के साथ साथ थर्ड स्टेज के रिएक्टर पर चले जाए? बस यहीं पर तकनीकी रूप से भारतीय वैज्ञानिकों ने कमाल, दो नए तरीके की ईंधन लेकर के आए हैं। इनमें से पहला रिएक्टर HALEU है, हाई एसए लो एनरिच्ड यूरेनियम। हमने कहा था कि लो एनरिच्ड यूरेनियम अप टू 20% अगर यूरेनियम की सांद्रता है, संवर्धन है, तो लो एनरिच्ड यूरेनियम। परमाणु रिएक्टरों में सामान्यतः 2 से 5% सांद्रता वाले यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। 5% से ज्यादा ईंधन का अभी तक इस्तेमाल परमाणु पनडुब्बियों में किया जा रहा था, जैसे अरिहंत वगैरह, विघात वगैरह, इसमें परमाणु ईंधन के रूप में मोर देन 5% एनरिच्ड यूरेनियम का यूज करते हैं। हाई एसए लो एनरिच्ड यूरेनियम में होगा तो ये लो एनरिच्ड यूरेनियम ही, लेकिन क्योंकि हाई एसए यानी इसमें सांद्रता ज्यादा कर दी गई है, निम्न संवर्धित यूरेनियम की सांद्रता को बढ़ाकर के 20% तक कर, और इसी के साथ साथ थोरियम को भी मिक्स कर दी। उधर एनटीपीसी का नाम आप जानते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अच्छा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कोयले और गैस का प्रयोग करते हुए ईंधन उत्पादन कर रही है, विद्युतीय ऊर्जा का निर्माण कर रही है। लेकिन जैसा पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि करीब करीब 20 के आसपास थर्मल पावर स्टेशन जो कोयला आधारित है तो भारत बंद किया गया, क्योंकि 2070 तक अगर कार्बन मुक्त करना है तो थर्मल पावर स्टेशन को बंद करना। तो क्या एनटीपीसी खत्म हो गए? कोयला और गैस का दहन नहीं करेंगे तो क्या एनटीपीसी खत्म हो जाए, खत्म कर दिया जाए? नहीं, उसके एसेट को यूज कर। एनटीपीसी ने क्या किया कि जो है एक नए तरीके के एनर्जी प्रोग्राम को लेकर के सामने आए। उसने शिकागो में एक कंपनी है, क्लीन कोर थोरियम एनर्जी इसका नाम है, इसके साथ एक समझौता किया, और समझौते में ये कहा गया कि ये अपने थर्मल पावर स्टेशन जो रिटायर हो गए उसमें मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित करेंगे। पिछला लेक्चर देख लीजिएगा अगर याद ना हो तो। स्थापित करेंगे और उनको हम रिवाइव करेंगे, और रिवाइवल किया भी करेंगे। तो ये जो क्लीन कोर थोरियम एनर्जी कंपनी है जो शिकागो बेस्ड है, इसके साथ एनटीपीसी ने समझौता किया और अनिल नाम के एक ईंधन की विरचना कर, निर्माण कर। अनिल का आशय क्या है? एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ, एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ। और डॉक्टर अनिल काकोदकर जो भारत में परमाणु वैज्ञानिक थे, जिनको ये कहा जाता है कि भारत ने जो दूसरे बार जो परमाणु परीक्षण किए थे 1998 में, उन परमाणु बम के निर्माण करता डॉक्टर अनिल काकोदकर थे। तो उनके सम्मान में इस नए न्यूक्लियर फैब्रिकेटेड फ्यूल का नाम अनिल कर दिया गया, एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड। ये भी हाई एसए लो एनरिच्ड यूरेनियम के साथ थोरियम ही, बस अंतर क्या है? जो ऊपर वाला HALU है ये BARC ने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने अपने एग्जिस्टिंग पावर प्लांट्स के लिए यूज किया। इससे क्या होगा? जब हम हेलू को यूज करेंगे तो जो हमारे पहले से जो 8 रिएक्टर पहले से हैं, जो 7 निर्माणाधीन है और भविष्य में जिनका निर्माण होगा, जो 700 मेगावाट वाले रिएक्टर होंगे, उसमें प्राकृतिक यूरेनियम की जगह हम इसी यूरेनियम का यूज करेंगे, HALEU का। इससे क्या होगा? हम थोरियम से यूरेनियम 233 सेकेंड स्टेज में प्राप्त करते हैं, थर्ड स्टेज में प्राप्त करते हैं। फर्स्ट स्टेज में तो हम प्लूटोनियम बनाते हैं। जब इस नए तरीके के ईंधन का प्रयोग करेंगे तो पहले चरण में ही हम थोरियम से यूरेनियम बना लेंगे, और तब यूरेनियम थोरियम 232 से जब हम यूरेनियम 233 बना लेंगे तो जो तीसरा चरण है, जो यूरेनियम 233 को ईंधन की तरीके से यूज करने वाला है, जो सेकेंड स्टेज पर डिपेंड करता है, अगर उसको यूरेनियम हम पहले देने लगे तो पहले से सक्रिय। कहने का मतलब है हमारे परमाणु ऊर्जा के जो 3 स्टेज वाले कार्यक्रम, उनको फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए, उनको तेजी से गतिमान करने के लिए जरूरी है कि हम नए तरीके के ईंधन का इस्तेमाल करें, और इस तरीके से नए तरीके के ईंधन का निर्माण किया गया। अभी तक यूरेनियम 233 जब पहले चरण से प्राप्त हो जाएगा तो हमको यूज करेंगे। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है? परमाणु ऊर्जा की ऑपरेशनल कॉस्ट
कम हो जाएगी। आज हमको ज्यादा मात्रा में यूरेनियम यूज करना पड़ता है। जब हाई हाई ऐसे लो एनरिच यूरेनियम और एनील का यूज करेंगे तो परमाणु ईंधन जो परमाणु भट्टी में डाला जाएगा उसकी मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि एनरिचमेंट ज्यादा है तो हमको कम मात्रा में ही डालना पड़ेगा। कहने का मतलब है 2 चम्मच चीनी पीते हो तो अच्छी चीज है, लेकिन अगर उतनी ही मिठास हम किसी दूसरे रसायन से दे दें, जैसे स्वीटनर्स होते हैं, तो 2 चम्मच थोड़े डालोगे, मीठा उतना ही रहेगा, डालोगे इतना ही, बस यही है। जहां हम टनों में यूरेनियम डालते हैं वहां हम कुछ किलो में काम कर लेंगे। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, बताया गया है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने थोरियम आधारित एक ऐसे नए रिएक्टर की स्थापना की गई है जिसमें कुल 14-15 किलोग्राम कुछ जो है थोड़े से ही यूरेनियम को अगर हम यूज करते हैं तो 14-15 साल तक वो किसी एक पूरे जिले को बिजली दे सकता है। तो समझ सकते हो कि अगर हम नए तरीके के ईंधन का प्रयोग करेंगे तो इसकी मात्रा कम होगी, और जब मात्रा कम होगी तो ऑपरेशनल कॉस्ट यानी उसकी रनिंग कॉस्ट कम होगी, तो पैसा कम लगेगा। ये ज्यादा क्लीन है, यानी इसमें न्यूक्लियर वेस्ट कम उत्पन्न होगा। न्यूक्लियर वेस्ट नहीं उत्पन्न होगा ऐसा तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन न्यूक्लियर वेस्ट इसमें कम उत्पन्न होगा। एफिशिएंट ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी दे। और इस तरीके से 2047 तक हम ऊर्जा उत्पादन के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। और 2070 तक दोस्तों, जो COP26 में भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रण किया था कि नेट जीरो कार्बन एमिशन पहुंच जाएंगे, उस लक्ष्य पर भी। अच्छा, थोरियम को यूरेनियम 233 तक के रूप में बदल करके अगर हम ऊर्जा उत्पादन करते हैं तो अगले 100 साल तक हमें न्यूक्लियर एनर्जी निर्बाध रूप से प्राप्त होगी। कभी तो न्यूक्लियर एनर्जी भी खत्म होगी, कोयला खत्म हो ही रहा है या आउटडेटेड हो रहा है, गैस खत्म हो ही रही है, आउटडेटेड हो रही है। तो क्या हम ऊर्जा के नए संसाधनों को लेकर के सामने नहीं आए? क्या हम हाइड्रोजन की यूज नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। क्या हम सोलर पावर और विंड पावर का ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, ऑप्टिमम यूज नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो अगर 100 साल में थोरियम भंडार खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? अरे फ्यूजन एनर्जी है, नए नए ऊर्जा स्रोत खोजे जा रहे हैं, ऊर्जा के नए संसाधन आ रहे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मनुष्य है तब तक ऊर्जा चाहिए, और आपके विकास के लिए और आपके बने रहने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा के नए नए संसाधनों का हम समय समय पर खोज करते रहे। जब तक परमाणु ऊर्जा नहीं थी तब तक हमारा काम नहीं चल रहा था, चल रहा था। परमाणु ऊर्जा आ गई, नए तरीके से काम चलने लगा। परमाणु ऊर्जा 100 साल बाद खत्म हो जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं है। ऊर्जा के नए नए संसाधनों की लगातार खोज की जा रही है, और ऐसे ऊर्जा संसाधनों की खोज की जा रही है जिससे पर्यावरण के ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। लेकिन अभी तो हमारा इमीडिएट लक्ष्य है कि हम 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी उत्पन्न कर सकें, और उसके लिए नए तरीके के ईंधन जो HALEU के नाम से जाने जाते हैं, या जो इसी तरीके से जो है अनिल के नाम से जाने जाते हैं, उनका शीघ्र प्रयोग करना हमारे और आपके लिए आवश्यक। अपने विचारों से हम लोगों को अवगत कराएंगे। टीम लगातार आपके कमेंट्स पढ़ती रहती है। जो नए तरीके के साइंस टेक्नोलॉजी में टॉपिक हो हम तो अपनी ओर से दे ही रहे हैं, जो हमको समझ में आता है कि आपके प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत कायदे से तैयार करिएगा। ये मेंस का और प्रीलिम्स का क्वेश्चन का आगे चल के उसके ऊपर क्वेश्चन आप देखिए, आएगी जरूर है, तो उसको तैयार करते रहिए। साथ ही साथ जो भी आपको नए विषय पढ़ने हो किसी भी संबंध में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स या साइंस में, तो आप जब लेक्चर देखते हैं तो कमेंट करें, टीम को पता लग जाएगा और उनके द्वारा मुझे भी इंगित कर दिया जाएगा किस तरीके के लेक्चर की डिमांड हो रही है और आपके लिए ज्यादा अच्छे कंटेंट को क्रिएट करने का प्रयास। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। थैंक यू।